हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने इंडिया के बड़े बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, जैसे गेट एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस है। यहाँ पर आपको एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिसके थ्रू आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं और आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाले हैं जिससे आप खुद भी इन एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेजेंडरी गेस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने एक नहीं कई एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, और हमारे आपकी तरह एक एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट जिन्होंने फेलियर देखा है, जिन्होंने सक्सेस देखा है। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ सर हम लोगों को एनलाइटन करने वाले हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए। थैंक यू सर, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम उरमान अली है और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो इंजीनियरिंग हुआ है वो मेरे होम टाउन मुरादाबाद से ही हुआ है, जो एक उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, लैंडमार्क इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मेरा बेसिकली इंजीनियरिंग वहीं से हुआ है। उसके बाद अब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। देन आफ्टर आई थिंक के मतलब यहाँ कुछ ग्रोथ नहीं है, सैलरीज अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा बर्डन है। तो एनालिसिस किया, एक फ्रेंड है हमारा राजेंद्र यादव, उन्होंने हमें बताया कि गेट होता है उधर, अच्छा पीएसयूज में जा सकते हैं। ईएस एक यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। वो भी इंटरेस्टेड थे उधर जाने के लिए। हम दोनों गए वहाँ। हम जस्ट विजिट किए दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में। तो विजिट करने के बाद वहाँ हम लोग डिसाइड किए फिर कि ठीक है कोचिंग किया जाए, क्योंकि जनरली एक सीनियर थे हमारे, उनसे डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि बिना कोचिंग के तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है, कहाँ से कंटेंट इकट्ठा करोगे। तो एक बार जनरली आप कोचिंग ले लो और फिर सही हो जाएगा। तो फाइनली एट द एंड उनका मतलब सजेशन अच्छा भी लगा कि हाँ बिना कोचिंग के तो इतना चीजें बहुत कम टाइम में इकट्ठा करना इतना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग हमने कोचिंग ज्वाइन किया 1 साल। तो कोचिंग करते करते इतने सारा 12-12 घंटे का क्लासेस होता था, 6 घंटे जनरली। तो इतना सारा बर्डन था सिलेबस कंप्लीट करने में, कुछ अच्छा नहीं कर पाए। मेरा गेट में अराउंड 40 मार्क्स था फर्स्ट अटेम्प्ट में, 16 में। तो उससे कोई पीएसयू, कोई आईआईटी एनआईटी कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला। देन आफ्टर हम लोग कोचिंग कंप्लीट होने के बाद सेल्फ स्टडी करने लगे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों को एज ए गेस्ट लेक्चरर का अपॉर्चुनिटीज मिला टीचिंग करने को। फिर हम वहाँ टीचिंग किए, साथ में प्रिपरेशन भी करते रहे अपना। फाइनली टीचिंग करते करते गेट में अच्छा मार्क्स आ गया, अराउंड 62-63 मार्क्स था। उस पर हम लोग को कई सारे आईआईटी से मतलब कॉल आया। आईआईटी में आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, अलग अलग ब्रांचेस से कॉल आया। देन हमारे एक सीनियर है, उन्होंने हमसे बताया कि नहीं आईआईटी दिल्ली जाओ, वहाँ पे एक प्रिपरेशन का माहौल मिलेगा। एमटेक के साथ साथ आपको एक प्रिपरेशन का माहौल मिलेगा, सारी कोचिंग आसपास इंजीनियरिंग सर्विसेज की और गेट की जो कराती रहेंगी, वहाँ टाइम टाइम पे टेस्ट भी देते रहोगे। तो उनका सेशन भी काम में आया। बाद के हम वहाँ गए तो देखा कि सेम माहौल। तो वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में मेरे को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच मिला, जिसमें मैं साथ एमटेक करते करते साथ में एमटेक भी चलता रहा। और हम लोग कोचिंग जाते थे, मतलब जनरली टेस्ट वेस्ट वगैरह लिखने को वहां जाते रहते थे। आईआईटी दिल्ली में जाके एक अलग ही माहौल मिला वहां पे। काफी अच्छे दोस्त मिले, काफी अच्छा फैकल्टीज मिला, इन्वायरमेंट मिला, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां से सीख के आए। और फाइनली जिस पर्पज से हम लोग वहां थे एग्जाम क्रैक करने के, वो एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया अपने फ्रेंड सर्कल में रहते रहते। क्योंकि आईआईटी दिल्ली में मोस्ट ऑफ द एमटेक कैंडिडेट 99% प्रिपरेशन करने वाले ही जाते हैं जनरली। हमारे बैच में भी 2-3 लोग थे जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम सब प्रिपरेशन करने वाले थे। तो फिर वो भी प्रिपरेशन करते थे, साथ में उनके टेस्ट देना, डाउट क्लियर करना, बहुत ज्यादा हेल्प मिला। और साथ में एमटेक इवन अगर आपका टारगेट किसी पीएसयूज में, किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं जाने का है, या यूपीएससी क्लियर करने का नहीं है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट की भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन कई सारी पीएसयूज में रिक्रूट करने आती हैं एमटेक बीटेक को, तो आप वहाँ प्लेसमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ऑल ओवर आईआईटी दिल्ली का मतलब स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छे से जिया वहाँ पे। स्टूडेंट लाइफ भी आपको प्रोफेशनल भी, ऑल ओवर ग्रोथ वहाँ पे मतलब मिलता है, क्योंकि अलग अलग मेंटालिटी के लोग, अलग अलग सेक्टर की नॉलेज रखने वाले आपके टच में रहते हैं। तो डेफिनेटली आपका भी ओवरऑल ऑब्वियसली देख के ग्रोथ होता ही है जनरली। ये बहुत सही। फिर उसके बाद साथ साथ में आपने बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम्स भी निकाले। यस सर। तो साथ में हम लोग फर्स्ट ईयर में ही, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था, तो कहता था बहुत टफ होता है आईआईटी में। प्रोफेसर
अच्छा ग्रेड नहीं देते हैं, तुम पढ़ लो। तो हमारे लिए प्राइवेट कॉलेज से सीधा आईआईटी में आना, वो भी एक था हमारे माइंड में कि फेल ना हो जाए, आईआईटी में आके भी फेल होकर चले गए फिर तो बाट लगने वाली है, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आईआईटी में आके फेल हो गए। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सीरियस होके अपने जो कोर्स वर्क है पूरा उसको पूरा कंप्लीट किए, साथ में एग्जाम होते रहते थे। जैसे मेरा सबसे पहला एग्जाम हुआ था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका एक ही एग्जाम था, पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो मेरा क्वालिफाई हुआ। देन आफ्टर मैं डीएसएसबी के एग्जाम हुए, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जिसमें एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड ये शामिल थे, तो उसका मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगा, नहीं कि ठीक है अब यहाँ आने के बाद एग्जाम निकलने लगे, मींस प्रिपरेशन अच्छा जा रहा है। फाइनली फिर मैं एसएससी एग्जाम आया, एसएससी का प्री क्वालिफाई हुआ। एसएससी का प्री क्वालिफाई होने के बाद फिर हार्डली 1 मंथ मिलता है मेंस लिखने को। तो मैंने मतलब एक फ्रेंड ने मेरा प्री क्वालिफाई, जनरली मुझे लग रहा था अटेम्प्ट होने के बाद कि ठीक है प्री क्वालिफाई हो रहा है, तो ईएस का मैं पहले कन्वेंशनल पेपर लगाया, तो उससे मीन्स सारा बेस क्लियर हो गया कि क्या फिर तो एसएससी जेई का कोई लेवल नहीं बचता, ईएस का एक बार कन्वेंशनल पेपर अच्छे से लगा लिया है। तो मेरा फ्रेंड वही किया, कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा ईएससी के प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करके जाना है। तो वही मैंने किया, 1 महीने में इतना अच्छा प्रिपरेशन हुआ। फिर सेकेंडली जब एसएससी जेई में मेंस लिखने गया जिस दिन, तो उस दिन इतना अच्छा दिन था, मतलब कि मेरा एक भी मिनट वेस्ट नहीं हुआ। पूरे 2 घंटे के टाइम में, जनरली कहते हैं लोग 2 घंटे का टाइम होता, 300 मार्क्स का पेपर, इतना अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि वहां बहुत सारे अटक जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन इवन सिंगल मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। जो इवेल्यूशन के लिए टीचर्स आते हैं आपका अटेंडेंस लगाने के लिए, वो भी हमारा जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन था उसके पहले ही करा लिया था सर ने। वो भी एक मतलब मैं ये चाह रहा हूँ टाइम सर, सेविंग हम मूवमेंट था। लोग, मैं आपका ना पूरे एक जर्नी को लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग ना इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हाउ वाज लाइफ एट आईआईटी दिल्ली। मतलब सबसे पहली बात है कि जब आप गेट में मार्क्स ले आते हैं तो आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, या आप वहां पर रहे थे तो आपको और क्या क्या पता चला कि किस तरीके से आप आईआईटी दिल्ली में जा सकते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या मतलब आप वहां से क्या क्या डिग्रियां ले सकते हैं, कुछ आपको आइडिया है क्या? ओवरऑल दे दीजिए। यस, आईआईटी दिल्ली में सबसे पहले तो आपको गेट और जेम, मींस अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के जा रहे हैं तो कंपलसरी है। अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आईआईटी जेई मेंस आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से किया, तो आई विल टेल यू अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट गेट क्वालिफाई करने के बाद आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है। स्कोर कार्ड जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, तो आईआईटी अपना अलग अलग डेट पे हर आईआईटी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तो हमारे पास कोप का आ गया था, कोप का ऑप्शन, कोप पे आपको गेट का स्कोर कार्ड आपका अपलोड करना है। तो वो क्या मेरिट लगाते थे सारे आईआईटी का, एक जगह काउंसलिंग हो जाता था कि आपका फर्स्ट राउंड, कोप के 5 राउंड होते थे हमारे, मेरे जब मैंने एडमिशन लिया तो 5 राउंड थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 5। तो फर्स्ट राउंड में जिसका अच्छा रैंक है, आपको 4-5 आईआईटी से कॉल आ जाएगा। आप फिर ब्रांच वाइज भी, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांच लेना, किस आईआईटी में जाना है। सेकेंडली सेकेंड राउंड में आएगा उससे लोअर रैंक, फिर अभी आपके पास बहुत सारी चॉइस रहेंगी कौन सी आईआईटी में जाना है, आपको कौन सा ब्रांच है, क्योंकि जनरली बहुत से लोगों को होता है जस्ट आईएमटेक ही करना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको बहुत सारी चॉइस एक जगह मिल जाती है। उससे पहले थोड़ा अलग रूल था, उससे पहले अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग जाके अप्लाई करोगे, फिर उसका वेट करोगे कब उसका रिलीज होगा, हाँ कब रैंकिंग लिस्ट होगा, फिर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था जनरली। अब ये है कि आप हर आईआईटीज में राउंड 1 में डेट भी मोस्टली मतलब अलग अलग इंटरव्यू का अलग अलग डेट फिक्स होता है जनरली। अभी तो जब हम लोग से कोप स्टार्ट हुआ था वहां पे आईआईटी दिल्ली में तो इंटरव्यू उन्होंने खत्म कर दिया था कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका 75% से अबव होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट रैंक भी है आईआईटी दिल्ली में, आपका 74% है, तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके ओके, हाँ। 75 प्लस आपका परसेंटेज मेंटेन होना चाहिए। एकेडमिक आपने वहां से उठा लिया, उन्होंने फिर गेट स्कोर कार्ड वहां से ले लिया, तो आपका क्या इंटरव्यू का क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया था, लेकिन जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो वहां रख दिया था, जो 75% हाईएस्ट था। ठीक है, ठीक है। देन तो अब जनरली फिर लास्ट में 5 राउंड होने के बाद एक सीट खाली रह जाता है जनरली, एक एक दो दो हर किसी ब्रांच में। तो उसके बाद डायरेक्ट आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, एक डेट डिसाइड हो जाता है कि आप डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए आइए। तो जिसका हाईएस्ट सेम डे, जिसका हाईएस्ट गेट स्कोर कार्ड होगा जो उस दिन आया उसको मिल जाएगा। ओके ओके, ये तो एडमिशन प्रोसेस है। हाँ हाँ। तो ये जानना चाहता हूँ कि आप किस किस डिपार्टमेंट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एमटेक होता है, एमएस, एमएसआर, ये सारी चीजें क्या होती है, पीएचडी, ये सब कैसे किया जाता है, इसके बारे में बता दीजिए।
अब मैं बात करूं एमटेक के बाद जनरली यू कैन डू पीएचडी। जिस प्रोफेसर के अंडर में जनरली अगर आपने अच्छा काम किया है, लास्ट लास्ट सेमेस्टर में हमारा प्रोजेक्ट का थीसिस वर्क होता है, आपने अच्छा थीसिस वर्क किया है तो यू कैन अप्लाई फॉर द सेम प्रोफेसर। इफ ही विल सेटिस्फाई विद यू, विद योर वर्क एंड विद योर प्रोजेक्ट थीसिस, देन यू कैन ज्वाइन विद हिम। ही विल, जैसे मुझे ऑफर किया गया था, मेरा एमटेक होने के बाद लॉकडाउन का टाइम था, मैं घर पे बैठा हुआ था, तो सर ने मेरे को जस्ट मैसेज किया, क्योंकि मेरा थीसिस बहुत अच्छा मैंने किया था, एयर पोल्यूशन पे मेरा थीसिस था। तो सर ने मुझे खुद अपॉर्चुनिटीज दिया कि उर्मान कैन यू ज्वाइन अवर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। तो उस समय में भी खाली था, कोई काम था नहीं, मैं भी सर को वहां कर दिया, ठीक है सर आई कैन ज्वाइन विद यू। फाइनली जब प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था, पीएचडी के लिए एप्लीकेशन के लिए आया था कि पीएचडी आपको करना है कि नहीं करना, सर ने मुझसे पूछा भी था, मेरे जो मेंटर है, कि आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने मना कर दिया था सर को कि नहीं सर, मेरे को जाना है, पीएचडी नहीं करना है। तो पीएचडी का अगर सेम आईआईटीज में सेम प्रोप के अंडर में करना चाहते हो, तो आपका जो एमटेक का थीसिस है, कहीं ना कहीं इट विल प्ले मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। ओके, तो जैसे अगर पीएचडी में शिफ्ट होना है तो उसके लिए और कोई एग्जाम दिलाना पड़ेगा कि नहीं, कोई एग्जाम नहीं सर। अच्छा, एमटेक के बाद, एमटेक के बाद ओनली इंटरव्यू। ओके, और बिफोर द कोविड ही विल टेक द सम स्मॉल टेस्ट फॉर 50 to 100 मार्क्स, जस्ट नो योर theoretical background, how हाँ या कि how it is, how you are strong in your theoretical knowledge. ओके ओके, और कुछ भी होता है क्या जनरली आई हैव ऑब्जर्व आईआईटीज में, आई हैव ऑब्जर्व के मींस आपके अगर एमटेक में एक दो रिसर्च पेपर है ना, तो यू हैव कि आपको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके ओके, अगर आपने कोई पेपर निकाला, जनरली लगता है कि एमटेक को एक छवि बना रखी है आईआईटीज में, नहीं यार एमटेक जस्ट मस्ती करने आती है, जैसे चले जाते हैं। तो वही सब प्रोफ के अंडर में वही है मेंटालिटी। आपके एक दो रिसर्च पेपर निकला होता तो उसको उनको लगता है कि नहीं, कि ठीक है सीरियस स्टूडेंट है, पीएचडी में इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली जो एक दो पेपर पब्लिश करेगा तो उसका अच्छे जर्नल्स में होगा, तो अपॉर्चुनिटीज उसको ज्यादा मिल जाता। अच्छा अच्छा, फिर माइंडसेट भी चेंज होता, नहीं एक दो पेपर निकाला है तो मींस यू हैव डन द वर्क विद हिज थीसिस एंड ही हैव डन समथिंग इन हिज प्रोजेक्ट। ओके, तो ये अगर हम लोग वहां पर सिलेक्ट होके पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद कैसे रहते हैं क्लासेस के शेड्यूल? कब से कब तक क्लासेस रहती हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, क्लासेस सर क्या सुबह लगता 8 से 8 तक रहता है, क्लासेस सुबह 8 से 8 तक, और आपको हर घंटे में भी जाना पड़ सकता है। आपको 5 घंटे हॉस्टल में आने के बाद भी 5 घंटे क्लास के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब हमारा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे में एक क्लास होता था सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, फिर हम लोग आ जाते थे अपना हॉस्टल, आराम से नाश्ता करते थे, उसके बाद फिर हम जाते थे सामने 7 बजे, 8 बजे से क्लास होता था। तो जो आईआईटी में क्लास 8 से 8 रहता है, उसमें आपको स्लॉट आपका प्रोफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफ ने कौन सा सिलेक्ट, जो स्लॉट बुक किया है वो कौन सा है। ऐसा नहीं कि आपको सुबह से मतलब 12 बजे तक क्लास ही करना है, आफ्टरनून के बाद भी क्लास ही करना है। इट इज नॉट फिक्स, इट इज डिपेंड ऑन योर प्रोफेसर स्लॉट एंड वो किस स्लॉट में आपका क्लास लेना चाह रहे हैं, तो आप प्रोफ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, आप मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब जैसे हमारे रेगुलर कॉलेजेस में होता है ना कि इतने से इतना हाँ हम भाई है आप आपको 10 से 4, 10 से वो कुछ नहीं, नो। हाँ, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है पहले तो यहाँ पर कि आपने प्राइवेट कॉलेज से भी किया है बैचलर्स अपना, आपने मास्टर्स किया, क्या डिफरेंस आपने सिग्निफिकेंट एक फाइंड आउट किया? जो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स हैं ना, आपको भी पता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्राइवेट के चंक रहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस बात का आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट डू यू गेट आफ्टर क्वालिफाइंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ये मैं बात इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कई ज्यादा मिथ फैला हुआ है कि आईआईटी से एमटेक करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो उस चीज को आप बर्स्ट कीजिए, बताइए अपना जो। देखिए, ये जो एक है कि आईआईटी से एमटेक करने के बाद कुछ नहीं होता है, तो मैं इस बात को तो डिनाई करता हूँ, जिसने भी कहा है वो टोटली रॉन्ग है। एक तो आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, अगर आप देखें तो, क्योंकि हर स्टेट का आपको एक, आपके बैच का एक, आप स्टेट से संपर्क, हर एक स्टेट का बंदा मिलेगा, तो अलग अलग कल्चर लर्न करने को मिलेगा आपको, तो एक तो वो बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट, एट द एंड ऑफ योर एमटेक जो आपके कलीग होंगे ना, आपको कितने भी आप निकम्मे चले जाओ आईआईटी में, जनरली निकम्मा तो कोई जाता नहीं है, इतना हार्ड वर्क ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड थ्योरेटिकल तो बहुत अच्छा होता है, और नॉलेज भी काफी होता है अपने फील्ड में। तो एट द एंड ऑफ मतलब एमटेक आप देख देख के अपने दोस्तों के, आज उसका पीएसयूज में हो गया, आज उसको एचपीसीएल में हो गया, आज उसका ईएस में हो गया,
आज उसको वहां हो गया, देख देख के ना, तो आप भी मतलब आपकी आत्मा जागी जाएगी, आप भी कुछ अच्छा कर जाएंगे। ये बहुत अच्छा कहा आप आपने। बहुत ज्यादा मतलब एकदम निकम्मा ही है, आप कुछ मतलब करने का ठान ही रखा है बस एकदम। हम्म। एमटेक आईआईटी मिल गया है, उसकी लाइफ जीनी है, स्विमिंग पूल में जाना है एकदम, सारे आउटलेट में खाना खा के है, तो वो भी इंजॉय करके जा सकते हैं आप। लेकिन जनरली मतलब मैं अपने जनरली बैच की बात करूं, हम लोग का 23 का इंटेक था। हम लोग 23 आए थे एट द एंड ऑफ, हम एमटेक खत्म होने के बाद अभी भी एक हमारा फ्रेंड है जो इसके पास जॉब नहीं है, उसका भी यस मेंस अभी लिखेगा वो। बाकी वो कोई एग्जाम देता नहीं है जनरली, जेई और स्टेट एई का, उसका टारगेट ही ईएसई है। तो गेट में भी अच्छा रैंक कई बार 80 मतलब मार्क्स लेके आया, लेकिन गेट का आजकल थोड़ा ट्रेंड चला गया कि 80 मार्क्स होने के बाद भी आपको किसी पीएसयू से नहीं हो पा रहा है। तो इस बार उनको मेंस लिखना, तो बाकी 22 रिमेनिंग जो 23 का इंटेक था, ऑल हैव गवर्नमेंट जॉब एंड इन द वेल ऑर्गेनाइजेशंस, आइदर इन पीएसयूज और ईएसई। ये बहुत सही कहा आपने। ये यही एक बात ना, मैं कई बार मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जाना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार कम मार्क्स मिले रहते हैं तो जो भी आईआईटी मिल रही है चले जाए क्या सर, क्या करना चाहिए। तो मैं उनको बार बार एक बात कहता हूँ, आप अभी जिस पोजीशन पे हैं आप उस लेवल से सोच पा रहे हैं। आप जब वहां पर जाएंगे आपका लेवल या इंक्रीज होगा, आपके या डायमेंशंस बढ़ेंगे, आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में हर या चीज होती है। दैट्स इट। तो तो ये एग्जैक्टली बात एग्जैक्टली। बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप किसी भी पोजीशन पे जो कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे जगह से तो जरूर जाना चाहिए, या ताकि वहां पर जाने के बाद भी आप इंप्रूव होंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात सर ने कही ना वो ये है कि दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ना एक इन्फ्लुएंस बनता है, एक ऑरा बनता है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए करके। मतलब आप जिंदगी में अगर कुछ भी ना करो, मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ सर, मैं ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप जिंदगी में कुछ भी मत करो ना, मतलब एकदम लेटे हुए रहो और कोई काम नहीं रहे, फिर भी अच्छे दोस्त रहेंगे ना, वो आपको ना कहाँ से कहाँ हाँ लेके चले जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यही है मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आईआईटीज में आने के बाद मीन्स आप चिल तो नहीं रहने वाले आपके। हम्म। सर आईआईटीज में, आईआईटी दिल्ली का स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ना, हर महीने हम कोई ना कोई पार्टी करते थे। बस के सरकारी जॉब लगा है उस पीएसयूज में हो गया है, ठीक है, आज ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। मतलब वहां पे जॉब ऐसा था ना कि जस्ट बट रहे हैं आईआईटीज दिल्ली में। बाकी अगर तुम आईआईटी से बाहर में था तो ऐसा लगता था यार सरकारी नौकरी लेना मीन्स लोहे के चने चबाने जैसा है, जॉब सही नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ जॉब नहीं निकल रही है, 200 वैकेंसी आ रहा है, कहाँ इसमें हो पाएगा। लेकिन आईआईटी दिल्ली में मैंने देखा एक वैकेंसी था, एक फ्रेंड है हमारा सादिक, एक वैकेंसी था यूपीएससी का लेक्चरर का, वो एक वैकेंसी उसको मिला था, वो फिर भी अप्लाई किया एक वैकेंसी के लिए और वो एक वैकेंसी उसने लिया। तो वहां पे मतलब जस्ट एक ऐसा भी फ्रेंड को जिसको मैं जानता हूँ जिसके 10-12 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं उसने। ऐसा भी 10 होता है। एग्जाम अब हाँ 10 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, वो डिसाइड कर रहा है कौन सा ज्वाइन करना है। उनसे जरूर क्योंकि मिलना एक बार चाहेंगे प्रिपरेशन आईआईटी मतलब। में ना, आईआईटी में एक बार प्रिपरेशन लेवल आपका हो जाता है ना, तो भर के एग्जाम निकलते हैं। और हमारे बैच में कई ऐसे सारे लोग हैं 3-4 एग्जाम निकाल के बैठे हुए हैं। हम्म। इसरो वेल 2-2 8-8 10-10 वैकेंसी होता है उसमें निकाल के बैठे हुए हैं। फाइनली उनको एट द एंड ऑफ उनको ज्वाइन करना होता है ईएस, वेट करते रहते हैं ईएस कब आएगा, कब मेडिकल होगा। लेकिन जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं मतलब बीच बीच में आपका प्रिपरेशन लेवल चेक करने के लिए, अपना प्रिपरेशन का स्टेटस जानने के लिए कि हम किस कहाँ लाई कर रहे हैं, तो छोटे छोटे एग्जाम देते रहते हैं और उनका होता भी रहता है। ये बहुत सही मतलब बात है। आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली में सर एंट्री करेंगे तो फर्स्ट डे से ही, क्योंकि गेट के हायर रैंकर मोस्टली आईआईटी दिल्ली में ही होते हैं, तो उनको पता होता है जस्ट कैंपस लाइफ कुछ दिन के लिए जीना है, उसके बाद किसी पीएसयू में ईएस में जाना है। दिल्ली में रहने को एक छत मिल जाती है, आईआईटी दिल्ली हौज खास साउथ दिल्ली का बेस्ट प्लेस है, आराम से वहां एंजॉय करते हैं, जब ज्वाइनिंग आ जाती है चले जाते हैं। तो आपको एक मतलब आए दिन लगेगा बहुत सारी जॉब से, तो आपको भी लगेगा नहीं यार जब ये कर सकता तो भाई वी कैन नॉट, आई कैन नॉट। ये बहुत अच्छा तो उस बात चीज है का क्या। बहुत इम्पैक्टफुल था। सही है, यही चीज तो ना स्टूडेंट्स को पता रहनी चाहिए कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जल्दी से ग्रैब करिए। और यहाँ पर हम लोग उनको उनके सारे डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं ना। सर आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि किस तरीके का वर्कलोड रहता है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, अगर मुझे किसी और एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है तो क्या वो मैं आईआईटी में रह के कर सकता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ आईआईटी में सर जैसे लेक्चरर, आप लेक्चर डेली जो प्रोफ मतलब डेली आप आपको एमटेक भी करना है, और साथ में कुछ लोगों का ये थोट होता है ना कि बस एमटेक में एडमिशन लिया है, क्लासेस नहीं जाना है, एक दो कभी चलेगा कभी नहीं। वो लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छा रैंक होता है गेट में, और उनको श्योर श्योर ही पता ही होता है कि हमारा किसी पीएसयू में हो जाना है।
तो वो थोड़ा चिल मारते हैं, या जिनका ये टारगेट होता नहीं बस हमें एमटेक पर बस जस्ट पासिंग मार्क चाहिए और हमें जो हमारा टारगेट है ये वो निकालना है या गेट में और अच्छा रैंक लेके आना है, वो लोग होते हैं ठीक है यार, नहीं अगर मेरे पास कोई अच्छा एग्जाम भी नहीं निकलेगा तो ठीक है, मुझे एमटेक में भी अच्छा करके जाना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ तुम्हारे सारे दोस्तों की सरकारी नौकरी लग गई तो जो पीएसयूज आएंगी प्लेसमेंट के लिए, कि आपका कुछ नहीं होगा तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। और ऐसा नहीं, बहुत सारी कंपनी अराउंड, मुझे एक आइडिया नहीं है क्वांटिटीज में, लेकिन हजारों कंपनियां रिक्रूटमेंट के लिए आई थी, जिसमें 3-4 में हम लोग भी बैठे थे, जिसमें हम इंटरव्यू दिए। तो अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आईआईटी में ऐसा नहीं है एमटेक करने के बाद तुम्हें प्लेसमेंट नहीं होगा, कंपनी आएंगी, आपको बस अपना टैलेंट दिखा के उनसे लेना है, अगर आपका जो किसी गवर्नमेंट या सरकारी जॉब में नहीं भी हो पाया तो। ओके, टीचिंग के लिए बहुत सारे नोएडा गुड़गांव के जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज अच्छा वो आता है। अब तो शायद यूजीसी ने मतलब पीएचडी कंपलसरी कर दिया है, लेकिन हमारे टाइम में नोएडा के जो कॉलेज है टीचिंग के लिए वो आए थे। अडानी इंस्टीट्यूट आया था, अडानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एमटेक को हायर कर रहा था अपने लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो वहां जा सकते थे सिविल वाले। मतलब अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, अगर आप वहां वहां पहुंच अपॉर्चुनिटीज जाते हैं हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, आप बस वहां पर जाइए, माहौल है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और ये इसके बीच में सर, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपने पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते थे? मतलब कितना थीसिस करना पड़ता है, मतलब कितना आपको कोर्स वर्क देना पड़ता है, और उसके बाद खुद अपने लिए कैसे टाइम निकाला जाता है? सर डेली क्लास करने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम अपने कोर्स वर्क के लिए देना है। कभी देख लो सामने कॉपी जस्ट खोल के, या क्लास में आप 10-15 मिनट पहले जाती है क्लास करने को, वही नोट्स खोल के देख लो पिछला, मोर देन सफिशिएंट। यही हम लोग करते थे जब एग्जाम टाइम में आता था। 10 दिन पहले से ही, जैसे एग्जाम माइनर 1 माइनर 2 होने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते, मैं तो जनरली करता था 10 दिन में फिर अपना ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कुछ नहीं पढ़ता था, छोड़ देता था सीधा। फिर मुझे मतलब जो अपना एग्जाम है, क्योंकि मुझे एमटेक भी करना था, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज से एक वो भी था कि नहीं यार, एक आईआईटी का डिग्री पास में होगा तो थोड़ा एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो मैं लास्ट के 10 डेज जब एग्जाम होता था तो मैं फिर सारा वही पढ़ता था, थ्योरी जो अपना कोर्स वर्क था उसी को कंप्लीट करता था। प्रोजेक्ट में ऐसा कि प्रोजेक्ट का थोड़ा वर्कलोड रहता है सर, लेकिन वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे गाइड पे और तुम्हारे गाइड के अंडर में जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर। क्योंकि जो आप गाइड होते हैं तो वो किसी पीएचडी के अंडर में ही काम करने को देते हैं कि यू हैव वर्क विद हिम। अगर वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा बंदा मिल गया, अच्छा बंदा क्या, वो भी डिपेंड करता है आप पे कि आप उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो हेल्प कर देते हैं। तो अगर पीएचडी के प्रोफ के ऊपर तो जनरली इतना टाइम नहीं होता कि आपको बैठा के वो पढ़ाए कि नहीं आपका थीसिस ऐसे लिखना है, लेकिन आपको पीएचडी स्टूडेंट मिल जाए तो वो आपकी काफी मदद कर सकता है, एक फ्रेंड की तरह वो समझा देता है, तो आपका थीसिस भी बहुत इजी से निकल जाता है। ये बहुत सही कहा आपने, मतलब एक आइडिया भी लग गया कि अगर कोई स्टूडेंट जाता है आईआईटी में, उसको जिस डायरेक्शन में भी मूव करना है, वहां पर का हर एक एनवायरनमेंट है आपके पास। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो भी आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर आप अपना जॉब करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डायरेक्शन है। आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बेस्ट जगह पे हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हर कुछ है वहां पर। तो यहाँ पर इन सारी चीजों के बीच में रहते हुए हमारे साथ सर ने बहुत सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है। एसएससी जेईई हो गया, टेक्निकल के बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको सर ने क्रैक किया है। तो अब उसी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कुछ देर इस चीज के लिए डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट पार्ट, अगर मुझे एसएससी जेईई एग्जाम निकालना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मतलब उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं और किस सेक्शन के लिए कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings.
Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.